हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब्र मीरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तकरीबन 40 साल से उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं, हमारी माएँ बहनें और हमारे बुज़ुर्ग, उनको एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन मसला रहता है और वो मसला है बवासीर का। जी हाँ, जिसे हम पाइल्स या हेमोराइड्स भी कहते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज मैंने एक शख्सियत को आज अपने चैनल पे मदऊ किया है। अच्छा, इसका इलाज बहुत ज़्यादा एलोपैथी में मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसका कोई नेचुरल मेडिसिन जो है वो आपको इसका इलाज बताया जा सके, ताकि आपकी क्वालिटी लाइफ बेहतर हो सके। क्योंकि जिन लोगों को ये मसला है वो घर में, जॉब में, हर जगह परेशान है और उनको दिक्कत का सामना रहता है। तो गाइस, इसलिए मैंने डॉक्टर इदरीस खान साहब को आज अपने चैनल में दोबारा जो है मदऊ किया है, जो कि हर्बल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि बवासीर है क्या, इसकी वजूहत क्या हैं और इसका तिब में क्या इलाज है और क्या कोई टोटका वो हमें बताएंगे। तो जी गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए हम नाजरीन, अब हम डायरेक्ट आपको लेके जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस खान साहब के पास, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ईस्टर्न एंड मेडिसिन सर्जरी, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी, स्पीड यूनिवर्सिटी के। तो आइएगा नाजरीन, उनसे करते हैं बात। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। सर अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आज का मौजू जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, बवासीर है क्या? जी, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और बड़ा ही अहम टॉपिक है, और इस वक्त बहुत सारे लोग इस चीज़ को फील कर रहे होते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे होते हैं। बवासीर एक्चुअली जो आपकी पखाने की जगह है, ये जहाँ से आपका स्टूल पास होता है, उस जगह पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या वहाँ की वेन्स जो हैं वो स्वेल करके बाहर को आ जाती हैं, या वो वहाँ अल्सर बन जाता है जिससे ब्लीड हो रहा होता है, तो उसको हम पाइल्स या हेमोराइड्स कहते हैं। सर, पाइल्स एंड हेमोराइड सेम चीज़ है? जी, इसको कुछ इलाकों में, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम में और यूएस के कुछ एरियाज में इसको पाइल्स कहा जाता है। ठीक है। और वैसे इसका मेडिकली जो टर्म है वो हेमराइड्स है। लेकिन हमारे यहाँ लोकली पाकिस्तान के अंदर जो बादी बवासीर, जिसमें सिर्फ जलन होती है और ब्लीडिंग नहीं होती, उसको पाइल्स कहते हैं, और जिसमें ब्लीड हो रहा हो, जो कि हीम से रेलिवेंट है, उसको हेमराइड्स कहा जाता है। क्या खूबसूरत वजाहत की है। यानी जहाँ हीम यानी ब्लड है तो वो हेमोराइड है। हेमराइड्स है। और अगर सिर्फ जलन है, पेन है और ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो वो उसको पाइल्स कहा जाता है। सर, सादा अल्फाज में फोड़े फिंसियाँ भी होती हैं? नहीं, फोड़े फिंसी आप इसको नहीं कह सकते। इसको उस जगह पे एनल साइड पे? हाँ, उसको मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी वजाहत देता हूँ कि जब आपका पखाना सख्त होता है, स्टूल हार्ड होता है, तो वो जैसे ही वहां से गुजरता है, चूंकि वो जो रेक्टल का एरिया है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। जब वहां से हार्ड स्टूल पास करता है तो वो फिर उसको डैमेज कर देता है, उसको जरा आप कह सकते हैं कि उसको वहां पे अल्सर काज करता है। लाइनिंग जो है, उसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से वो ब्लीड होती है। या फिर ये होता है कि उस एरिया की जो वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं वो इतनी स्वेल कर जाती हैं कि वो एक दाने की तरह से बाहर को निकल आती है, जिसको अब मौके या मस्से भी कहा जाता है। ठीक है। उमन ये एक टर्म यूज होती है। तो वो इतनी स्वेल करते हैं कि वो जब बाउल मूवमेंट होती है, जब पखाना आता है, तो वो बाहर को निकल आती हैं, तो जिसको वो आप मौके मस्से कहते हैं, तो वो पेन करती हैं या ब्लीड कर जाती हैं। सादा तरीन वजूहत क्या है, क्यों होता है? इसमें 5-7 वजूहत हैं अहम अहम, जो मैं चाहता हूँ कि डिस्कस कर ली जाए। सबसे पहले तो ये है प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, आप टीचर हैं, आप ऑफिसर हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, आप क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं, आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है आपको। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ ये होगी कि अगर आपको कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो फिर भी आपको पाइल्स या हेमराइड्स होने के चांसेस हैं। थर्ड ये कि अगर आपको डायरिया कंटिन्यूस रहता है, तब भी ये इशू हो सकता है, क्योंकि जब डायरिया होता है तो वो एसिडिटी का जो लेवल होता है इंटेस्टाइन के अंदर और स्टोमक के अंदर वो बहुत बढ़ जाता है। तो एसिड बार बार जब रेक्टल फेज से गुजरता है तो वो उसको डैमेज करता रहता है और उससे भी हो सकता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप जहाँ बैठते हैं वो सिटिंग एरिया कंफर्टेबल नहीं है, वो हार्ड है या हॉट है, जैसे ड्राइवर हजरात को होता है, या किसी बेंच पे या किसी ऐसी हार्ड जगह पे आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको ये हेमराइड्स का इस्तेमाल। पानी की कमी है, आपको खुराक पानी कम पीते हैं और उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो उस वक्त भी जब आपको वेट उठाते हैं तो वो प्रेशर पेल्विक एरिया में पड़ता है, उसकी वजह से भी स्ट्रेच आ सकता है और वहाँ पे ब्लीड हो सकता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली जो है वो आपको इस तरह का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है पेल्विक एरियाज पे, और पेल्विक एरियाज में इस तरह की इन्फेक्शन जख्म होने के चांस होते हैं।
और आखिर में एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर आपका स्टूल हार्ड है और आपको डेफिकेशन नहीं हो रही तो फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बार बार फोर्स लगा के पखाना करते हैं रप्चर होती है तो वेसल्स रप्चर होती हैं, तो उससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा वेट कर लें, उसको नेचुरली होने दें। अच्छा सर, जितनी आपने लामत बताई हैं मेरे लिए खुद भी नई चीज़ है नाजरीन, तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना वो कंप्लेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की वजह से ये मसला रहता है या डिहाइड्रेशन की वजह से। डॉक्टर साहब कोई ग़िज़ाएँ ऐसी है, कोई ऐसी फूड हम खाते हैं कि जिसकी वजह से पाइल्स या हेमोराइड हो सकता है? जी बड़े आसान सवाल से जी जी बिल्कुल। जैसे हम बात करें कि पखाना सख्त होगा तो वो वेसल्स को रैप्चर करेगा और उसी वजह से जो है हमारा वो पाइल्स का और हेमराइड्स का इशू होता है। तो जब अगर आप अपना स्टूल नरम चाहते हैं तो आप ग़िज़ा भी नरम कर लें। ठीक है। नरम करने का मतलब ये है कि आप जो बिल्कुल सख्त और ठोस ग़िज़ाएं हैं जैसे शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड, चिप्स, ठीक है, इस तरह के चावल, बिरयानी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कम करें, बल्कि अपनी डाइट के अंदर सेमी सॉलिड चीज़ें लेके आएँ। और अगर सेमी सॉलिड नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आप सालन जो है वो शोरबे वाला इस्तेमाल करें, जिसके साथ आप रोटी खाएंगे वो नरम हो जाएगी, उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फाइबरस डाइट की नहीं, फाइबरस की भी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो भी आप बल्कि भी जो डाइट ले रहे हैं ना, बल्कि डाइट भी उसको सेमी सॉलिड पे लेके आए। आप खाने का जो अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो उसमें एक टाइम जो है वो आप सेमी सॉलिड डाइट लेके आए, जिसमें आप दलिया हो सकता है, साबूदाना हो सकता है, सिवैयाँ हो सकती हैं, कुछ भी इस तरह का खीर हो सकती है। इस तरह की कोई भी सेमी सॉलिड डाइट जो है वो शुरू करें और उसके साथ साथ जो है अपनी स्टोमक की इंटरनल एसिडिटी को और इंटरनल लाइनिंग को बेहतर रखने के लिए आप दूध और फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करें। ये आपकी इंटेस्टाइनल पीएच जो है उसको मेंटेन करते हैं और उसकी वजह से आपकी ना सिर्फ पाइल्स, हेमराइड्स, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों से ठीक रहती है। आपकी डाइजेशन भी बेहतर रहती है, आपको गैस, कब्ज़, बदहज़मी का निशाना भी नहीं बढ़ना पड़ता। जैसा कि नाज़रीन डॉक्टर साहब ने बताया कि जो स्पाइसी फूड्स हैं, जो हार्ड लंपी फूड्स हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, तो फिर एंड पे ज़ाहिर है हेमोराइड और पाइल्स का मसला होता है। और उन्होंने ग़िज़ाएँ भी बताई हैं। डॉक्टर साहब सीधा इस इलाज की तरफ हम जा रहे हैं वीडियो में, कि ये बताएं कि एक थोड़ा घरेलू इलाज बताएं कि एक दफ़ा दोबारा कि 3-4 ग़िज़ाएँ बता दें कि जिससे ये पाइल हेमोराइड का इम्कान कम होना शुरू हो जाए, और फिर कोई टोटका ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बढ़ता मामला जब इसको हम इग्नोर करते हैं कॉन्स्टिपेशन को और पाइल्स को इनिशियल लेवल पे, तो ये फिर सर्जरी तक मामला पहुंच जाता है। सर्जरी तक मामला जो पहुंचता है उसमें ये सिर्फ यही होता है कि जो वो स्वोलन कैपिलरीज होती हैं जो आउटसाइड द बॉडी आ रही होती हैं, जिसमें मौके जिसको कहा जाता है, तो वो तो सिर्फ हम उसको कट कर देते हैं और उसके बाद कुछ अर्सा के लिए ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, अपनी डाइट चेंज नहीं करते या अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते, तो ये विद इन 2 to 3 मंथ्स दोबारा हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कॉन्स्टिपेशन या बवासीर के, वो यही कहते हैं कि ये जब पिछले 6 महीने पहले ऑपरेट करवाया, आज फिर वही हो गया। तो इन सारी चीज़ों से बचने का तरीकाकार ये है कि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, उस पर फोकस करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप बहुत टाइट कपड़े, जिस तरह से लोग ज़्यादा देर पैंट पहनते हैं या इस तरह कोई टाइट जीन्स वगैरह इस तरह के, वो कम पहने, बल्कि आप स्पेशली बेड टाइम के ऊपर अपने, जैसे पुराने दौर में लोग धोती तहमत बांधते थे, तो आप ट्राउजर वगैरह या शलवार वगैरह या ऐसी चीज़ जो खुली हवादार हो वो रेशमी हवादार जो कपड़ा है वो ज़रूर पहने। दूसरी बात यह है कि जब आप सीट ले रहे हो, आप किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं, ज़्यादा देर बैठे या थोड़ी देर बैठे, आप कंफर्टेबल सीट और नरम सीट को प्रेफर करें। और स्पेशली अगर हवादार सीट हो, जिस तरह की वो बुनाई वाली चेयर्स होती थी किसी दौर में, या आजकल भी उस तरह के ट्रेंड आया, तो वो उस तरह की चीज़ों को जो हवादार हो, आपका अगर बेंच है, चेयर है, कुर्सी जो भी अगर हवादार होगी तो वो बेहतर रहेगी। उसके बाद ये है कि आप कभी भी अपने आप को कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन भी जिससे ठीक होगी और बवासीर भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप इस पगोल का इस्तेमाल शुरू करें, बेहतर होगा। इस पगोल का इस्तेमाल करने का तरीका बवासीर और कब्ज़ में मुख्तलिफ है थोड़ा सा। ठीक है। उसमें बड़ी अहम एहतियात की ज़रूरत है, वो ये है कि आपने कभी भी इस पगोल को खुश्क फार्म में यूज़ नहीं करना। आपने उसको नीम गर्म दूध के अंदर भिगो के रखें, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। वो अच्छी तरह एक खीर की म्यूसिलेज कंडीशन में और खीर टाइप बन जाएगा। और उसके बाद आप उसमें 2 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल मिक्स करें। और अगर आप डायबिटिक वगैरह नहीं है और आप उसमें चीनी वगैरह या शहद वगैरह ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं फॉर द टेस्ट। वो आप बेड टाइम पे ज़रूर लें। बेड टाइम का मतलब ये है कि जब आप खाना शाना खा चुके हो, बिल्कुल आप स्लीप की जाने जा रहे हो, उस वक्त लें। और वो आपको सुबह तक जो है वो आपके इंटेस्टाइनल लुब्रिकेशन करेगा और आपके स्टूल को नरम करके आपकी एक्सक्रीशन करवा देगा। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत नुस्खा बताया। ये बताइए ऑलिव ऑयल क्यों डाला अंदर आपने?
जी, ऑलिव ऑयल लुब्रिकेशन के लिए है ना। अच्छा। ऑलिव ऑयल जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो रप्चर हो रहा है और जो आपका स्टूल जो है वो हार्ड उसको जा रहा नरम है, करेगा। वो उसकी लुब्रिकेशन इस तरह कर देगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देगा कि वो स्टूल इजीली पास हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो लोग जिनको पाइल्स या हेमोराइड का मसला रहता है आए दिन, वो बहुत सारी अद्वियात खा खा के उकता गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि एक तो हर्बल बता दिया आपने कि घर में टोट का है, क्या मेडिकेटेड कोई मेडिसिन अवेलेबल हैं आपके पास, आपके क्लिनिक पे, मार्केट में, दानिस्ता तौर पे, जो आप बताना चाहें कोई मतलब देखिए, इस तरह से हम मेडिसिन तो सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन एज के available हिसाब से। है। हाँ, हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। और ये आप अक्सर सवाल करते हैं, तो ये मैं नाज़रीन के लिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो हर्बल तरीका इलाज है, ये कोई आज नहीं आया, इसको हफ्ता 10 दिन नहीं हुए कि पता नहीं इसमें ट्रीटमेंट है या नहीं है। ये जिस दिन इंसान इस दुनिया में आया था, ये उस दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, और पिछले 1400 साल इसी तरीका इलाज ने दुनिया पूरी को सेहत दी है। और उस वक्त के दौर के लोग ज्यादा सेहतमंद थे बनिस्बत इस दौर के, तो लिहाजा ये तो एक कतई नजर है कि इस तरह के आप सवाल ही ना उठाएं कि इस बीमारी का इलाज हर्बल में है या नहीं है। डॉक्टर साहब, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर चूंकि आप तो माशाल्लाह क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो तिब के नाम पे मतलब मुख्तलिफ स्टीराइड्स और इस तरह की चीज़ें मिला के देते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मतलब पाइल्स और हेमोराइड का अपने घर का इलाज तो बता ही दिया, तो मतलब एक मुस्तनिद प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है जिससे मुकम्मल लोग ठीक हो जाते हैं? मेरा क्वेश्चन ये जी था। बिल्कुल, उसमें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी देते हैं, ठीक है। कि जिससे जो इन्फ्लेमेशन हुई है, तिब की एंटी इन्फ्लेमेटरी, तिब की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी होती हैं। और इसके साथ साथ फिर हम लोकल, अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो तो लोकल ऑइंटमेंट्स वगैरह भी देते हैं, जो हम पर रेक्टल उसको यूज करवाते हैं। और फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाकी डाइजेशन के हिसाब से चीजें देते हैं, जिससे वो उसके एसिडिटी है या उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जो हमने बाकी अलामात गिनवाई हैं, उनमें से अगर उसकी अलामत भी कंटिन्यूस चल रही है तो उससे भी वो रिलीफ मिल जाता है, और ये परमानेंटली बवासीर से भी निजात हो जाती है। तो नाजरीन, आज डॉक्टर साहब ने बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत ही आसान और सादा सवाल पूछने की मैंने भी कोशिश की है, ताकि आम बंदे तक ये पैगाम पहुंच सके कि यार ये जो इलाज है, बीमारी है, इसका इलाज मौजूद है और तिब में सबसे बेहतरीन इलाज मौजूद है। और ये आज से नहीं, 1400 साल पहले से ये इलाज चला आ रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है। बस हमें एक मुस्तनिद और प्रॉपर बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी के एक्सपर्ट यानी हर्बल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट यानी हर्बल मेडिसिन के डॉक्टर की ज़रूरत होती है, जो बाकायदा तौर पे आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस करके आपकी तशख़ीस कर सके। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा टाइम देते हैं। नाजरीन, डॉक्टर साहब को फिर देंगे ज़हमत, क्योंकि मुझे पसंद है हर्बल और मैं चाहता हूँ कि आप भी आए हर्बल पे और एलोपैथी से छूट जाए आपकी जान। डॉक्टर साहब, एंड पे क्या कहना चाहेंगे, हर्बल का क्या इफेक्ट है? देखिए, हर्बल एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने बनाई है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अल्लाह ने सिर्फ हमें ये हम सिर्फ ये नॉलेज गेन करते हैं कि ये मेडिसिन या ये जो जड़ी बूटी है, ये जो रिसर्च बेस्ड ये कैसे इफेक्ट करती है। तो इसलिए बॉडी के, जैसे हमारा गंदम, चावल, टमाटर, प्याज जैसे बाकी चीजें हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, सेम इसी तरीके से ये बाकी हर्ब्स भी और ये हर्बल मेडिसिन भी इसी तरीके की बॉडी से सूटेबल होती हैं। बॉडी के अंदर कोई खास किसी किस्म की रेजिस्टेंस या वो डिस्टर्बेंस काज नहीं करती, बल्कि बॉडी बड़ा उसको सूटेबली एक्सेप्ट करती है। तो हर्बल ट्रीटमेंट, हाँ एक चीज जो पहले भी आपने की कि लोग स्टेरॉइड वगैरह मिलाते हैं, देखिए ये चीज बड़ी अहम है कि आप अपना मॉलेज जो है वो सोच समझ कर चूज करें। अगर मॉलेज नॉन क्वालिफाइड है तो किसी भी पैथिक है, वो चाहे होम्योपैथिक है, वो एलोपैथिक है, वो तिब का है, वो आकुपंक्चर का है, चाइनीज मेडिसिन का है, वो किसी भी पैथी का अगर नॉन क्वालिफाइड बंदा लेंगे तो वो तो आपके साथ ऐसे ही खिलवाड़ करेगा ना। आप क्वालिफाइड बंदे के पास आए, आपको कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैं इस दफ़ा डॉक्टर साहब का नंबर ऐड कर रहा हूँ, आप इनसे मशवरा ले सकते हैं टेलीफोनिकली, और इलाज के लिए अपने क्लिनिक पे मौजूद होते हैं। शाम को शाहजरा में इनका क्लिनिक है और डिफेंस में हफ्ते वाले दिन बैठते हैं, और इंतहाई माकूल और इनकी यानी कह लें आप फीस है बल्कि ना होने के बराबर है, खुदा तरस आदमी है। और आप मशवरे के लिए तो वैसे भी इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके चैनल का लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूँ, इनका एक अपना चैनल है डॉक्टर इदरीस खान के नाम से, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, और वो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और एंड पे नाज़रीन मुझे दें इजाज़त, और मीरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अपना और अपने अहल याल का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।